Assalamualaikum and welcome to Learners Empire. आज का जो हमारा टॉपिक है that is very important because in this topic we will discuss about the principles or the rules to get high score in exam. Clear? Because students mostly they face problem. अक्सर students को ये प्रॉब्लम होता है कि वो एग्जाम में क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करते हैं लेकिन उनको मार्क्स में बहुत ज़्यादा इशू होता है और अक्सर वो हाईएस्ट मार्क अचीव नहीं कर पाते हैं। तो जो आज का मेरा टॉपिक है इसका मकसद इसका पर्पस एक ही है कि स्टूडेंट्स किस तरह अपने एग्जाम में अपने पेपर में हाईएस्ट स्कोर जो पॉसिबल हाईएस्ट स्कोर है वो अचीव कर सकते हैं। वी विल डिस्कस एंड वी विल कवर ऑल द इम्पोर्टेंट टिप्स techniques and strategies to get high score in exam. So what are the main outlines of the topic और आज का लेक्चर के जो मेन outlines वो क्या होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन। सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे वेयर टू यूज ब्लैक ब्लू मार्कर्स एंड वेयर टू यूज ब्लैक एंड ब्लू पेन्स। इन द थर्ड वन वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, जो प्रेजेंटेशन के टेक्निक्स होते हैं वो क्या होते हैं। एंड द फोर्थ वन वी विल डिस्कस अबाउट टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम हॉल। And the fifth one we will discuss about making a balanced paper, and the last one solving multi-dimensional questions. So we will cover these six main major topics during uh, the lecture, and because these main topics if you understand it, so you will completely know all the things in exam, and it is possible that in every paper you will achieve 10 or 50 plus numbers as compared to the things that you didn't know before. So it will take a little bit longer and the video may have 10 to 15 minutes or 20 minutes, but you will learn a lot of things and a lot of new things you will learn. So एक चीज बताता चलूं कि ये जो मैं आपको टेक्निक्स शेयर कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ मैं अपने ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस की बेस पे। मेरा जो 12 साल या 10 साल का जो एक्सपीरियंस है और बीइंग एन एग्जामिनर एंड आई हैव चेक्ड लॉट ऑफ पेपर्स। So what are the things that I think that students should focus on them and students should work on them? Just I am telling this one. It is not a general principle. It is not a general law that everybody has to follow the same one. But what I think, what a student should do, and what are the best techniques to solve a paper, this I am discussing in this video. So coming towards the first one, that is importance of paper presentation. So जो पहला चीज है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है कि पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है कि पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है और क्यों पेपर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। सो याद रखना कि जो नॉलेज है उसके थ्री फेजेस है। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ एंड इट्स अ जनरल लॉ दैट जो नॉलेज है उसके तीन फेजेस हैं और एक शख्स जो नॉलेज गेन करता है या वो ट्रांसफर करता है वो तीनों फेजेस तीन स्टेप से करता है। सो नंबर वन फेज है वो है नॉलेज का गेन करना, हासिल करना। अभी आप नॉलेज किस तरह हासिल करते हो, यू गेट नॉलेज फ्रॉम गूगल, यू गेट नॉलेज फ्रॉम यूट्यूब, यू गेट नॉलेज फ्रॉम बुक्स, यू गेट नॉलेज फ्रॉम पीडीएफ, यू गेट नॉलेज फ्रॉम योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, फ्रॉम लेक्चर्स। सो पहला स्टेप है नॉलेज का हासिल करना और नेक्स्ट स्टेप है नॉलेज के हासिल करने के बाद उसे रिटेन करना। यानी कि हम लोग अक्सर बहुत ज्यादा नॉलेज अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, अपने इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं लेकिन इसे रिटेन नहीं कर पाते हैं, इसे अपने दिमाग में सेव नहीं कर पाते हैं। तो जो सेकंड स्टेज है नॉलेज का वो रिटेन करना। रिटेन करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक ये है कि आप उसको कोई भी चीज को बार बार रिवाइज करो, तब आपका जो रिटेंशन पावर स्ट्रांग होगा और आपके माइंड में वो चीज सेव होगा। जो थर्ड टेक्निक है और जिसके बारे में आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो है कि जो आपको नॉलेज आपने रिटेन किया है उसे किस तरह रिप्रोड्यूस करते हो। सपोज कि आपने टीचर से लेक्चर लिया, अपने दिमाग में आपने सेव किया। अभी नंबर थर्ड है कि आप इसे किस तरह रिप्रोड्यूस करते हो, किस तरह आप इसको दुनिया वालों के सामने लाते हो या स्पेशली आपका जो पेपर है, क्योंकि जो नॉलेज का प्रोडक्शन का स्टेज है वो है आपका पेपर। तो आप अपने पेपर में अपनी नॉलेज को किस तरह दिखाते हो, किस तरह बताते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि आपने जो चीज सीखा है, जो आपके पास इल्म है, जितना आपके पास एबिलिटी है, आप इसको किस तरह कन्वे करते हो, किस तरह दूसरों के साथ शेयर करते हो, यही आज का मकसद है। याद रखना एक बात, अगर से हमारे यहाँ पे जस्ट टू मेक इट सिंपल और आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, सपोज कि आप किसी घर में मेहमान जाते हो एज अ गेस्ट और वो आपको कप के बजाय किसी ग्लास में आपको चाय पिलाता है। तो चाय बेशक जितना भी अच्छा हो, कड़क चाय हो, लेकिन वो आपको गिलास में पिलाता है या वो आपको प्लेट में चाय पिलाता है, तो आप डेफिनेटली आप उससे खुश नहीं रहोगे और आप मींस यू विल बिकम सैड दैट ही इज नॉट ट्रीटेड मी वेल। वो आपको चाय पिलाया था और वो भी बहुत ही जबरदस्त चाय था, लेकिन उसने आपको कप के बजाय किसने में पिलाया था, गिलास में या प्लेट में पिलाया था, जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए, यू डिडंट एंजॉय हिज टी। सो व्हाट इज दिस, दिस इज प्रेजेंटेशन। तो
प्रेजेंटेशन मीन्स अ लॉट। एक स्टूडेंट के लिए प्रेजेंटेशन बहुत ही मायने रखता है। जितना भी उसके पास नॉलेज है लेकिन उसको प्रेजेंटेशन का टेक्निक नहीं आया, तो उसका मिसाल यही है कि उसने एक बहुत ही स्पेशल चाय बनाया है लेकिन उसको गिलास के बजाय प्लेट में टीचर के सामने रख रहा है। तो प्लेट में जब आप चाय रखोगे तो टीचर आपको नंबर नहीं देगा, या नंबर दे भी दे वो भी कम देगा। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने चाय कप में डालना है, ना ही प्लेट में डालना है। तो प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंस यही है कि आपको पता होना चाहिए कि एक गेस्ट आ जाए, आप इसको किस तरह ट्रीट करना है, और जब टीचर के पास आपका पेपर जाए तो आपने किस तरह अपने पेपर को सॉल्व करना है, किस तरह अपने टीचर को बताना है कि आई एम द बेस्ट एंड आई नो ईच एंड एवरीथिंग। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन। अगर किसी स्टूडेंट को पेपर प्रेजेंटेशन ही नहीं आता है तो वो जितना भी हैबल हो, एबल उसका बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल ही विल बिकम जीरो। व्हाई? बिकॉज़ ही डज नॉट नो हाउ टू कन्वे। उसका मिसाल वही होगा जिससे मैंने आप लोगों को पहले कहा, कप वाला मिसाल, कि उसको उसने चाय तो बनाया है लेकिन वो प्लेट के बजाय कप में प्रेजेंट कर रहा है। तो पेपर प्रेजेंटेशन का मकसद यही है कि आपके पास जो आपने नॉलेज हासिल किया है, फिर उसके बाद आपने उसको रिटेन किया अपने माइंड में, आप इसको किस तरह रिप्रोड्यूस करोगे, किस तरह अपने टीचर के सामने प्रेजेंट करोगे। तो ये है पेपर प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वन चलते हैं। फर्स्ट वन वी डिस्कस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन हम चलेंगे कि वेयर टू यूज ब्लैक ब्लू मार्कर्स, सॉरी मार्कर्स एंड पेन्स। हमारे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ब्लैक और ब्लू में कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे ब्लू पेन इस्तेमाल करें, कहाँ पे ब्लैक पेन इस्तेमाल करें, और कहाँ पे दोनों इस्तेमाल करें। जो हमारा पहला टॉपिक है जिसकी तरफ हम लोग जाएंगे, कि जब कभी भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपके पास दो चीजें होते हैं, एक ब्लैक पेन और मार्कर, दूसरा एक ब्लू पेन और ब्लू मार्कर। तो बीइंग ए स्टूडेंट आप कोशिश ये करें कि एग्जामिनेशन हॉल में ये 1 2 3 4 ये चार अपने अपने साथ ले जाएं, और इसके बगैर आप कुछ ना ले जाए। सिर्फ पांचवा है, दैट इज पेंसिल। ये चार पेन, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर, और नंबर फिफ्थ है पेंसिल। इसको अपने साथ ले जाए, इसके बगैर कोई और पेपर में, कोई और कलर में पेपर अटेम्प्ट ही ना करें। सिर्फ ये चारों पर आप अटेम्प्ट करें। तो नंबर वन है कि जब आप अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे, हमारे यहाँ पे डिफरेंट चीजें होते हैं। फर्स्ट वन इज हेडिंग। अभी जब कोई भी मेन हेडिंग हो आपके पेपर में, जब कभी भी मेन हेडिंग हो, तो मेन हेडिंग में हमेशा आपने क्या करना है, हमेशा आपने ब्लू पेन इस्तेमाल करना है, ब्लू मार्कर, ब्लू। जब कभी भी आपका पेपर का जो मेन हेडिंग हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और सॉल्व करने में जो आपका मेन हेडिंग है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल हेडिंग, या मेन हेडिंग भी हम उसको कहते हैं, या मेन या प्रिंसिपल, मेन या प्रिंसिपल हेडिंग आपका होता है, तो वो हमेशा ब्लू मार्कर से ही होगा। आप इसमें ब्लैक मार्कर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ब्लू मार्कर से, ताकि टीचर का ध्यान डायरेक्टली उसी तरफ जाए। इसके बाद जैसे आपने ब्लू मार्कर में हेडिंग दिया, और जो नेक्स्ट वन है सब हेडिंग्स। हर एक पेपर में एक मेन हेडिंग्स होते हैं, एक सब हेडिंग्स होते हैं। तो जब आप अपने हेडिंग के बाद सब हेडिंग्स पेपर के जो शुरू में लिखोगे या इंट्रोडक्शन में लिखोगे, सपोज कि ये मेन हेडिंग हो गया, सब हेडिंग्स में आपने क्या करना है, सपोज कि नंबर 1 ये हेडिंग हो गया, फिर 1.1, 1.2, 1.3। तो जो आपकी सब हेडिंग्स होंगे, आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि आपका मेन हेडिंग होगी, आपने ब्लू मार्कर में लिखा। जब आपकी सब हेडिंग्स होंगे, आपने इसको किस चीज में लिखना है, ब्लू पेन में लिखना है, सॉरी ब्लैक पेन में लिखना है। किस में लिखना है, ब्लैक पेन में। मेन हेडिंग ब्लू मार्कर में, और जो नेक्स्ट वन है सब हेडिंग्स। और सब हेडिंग्स का तरीका इस तरह है, नंबर 1 आपने लिखा मेन हेडिंग, और आपके मेन हेडिंग में जितनी भी सब हेडिंग्स है, सपोज कि 1 2 3, फिर आप 1.1 फिर कॉलन, फिर जो आपका हेडिंग है वो लिखोगे, फिर 1.2 कॉलन, फिर जो आपका हेडिंग है वो लिखोगे, 1.3 जो कॉलन है, फिर इस तरह लिखोगे। तो जो सब हेडिंग्स है उसका तरीका ये है कि 1 के बाद एक पॉइंट लगा दो, फिर 1 2 3, और उसको आप ब्लू मार्कर ब्लू पेन से लिखोगे, ना ही ब्लू मार्कर से, ना ही ब्लैक मार्कर से लिखोगे, ब्लैक पेन से लिखोगे आप। इसके बाद ये जैसे ये आपका स्टेज खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट वन आता है कि आपने जो हेडिंग्स लिखी है, सब हेडिंग्स, आप इसको किस तरह डिस्कस करोगे। अभी सपोज कि ये आपका एक सब हेडिंग है, ये सारे क्या है, हमारे सब हेडिंग्स है। अभी जो सब हेडिंग्स है,
ये भी फिर एडिंग्स होते हैं बाद में। शुरू में आप इसको एज सब एडिंग लिखते हो, लेकिन फिर आफ्टर ऑल ये फिर से एडिंग्स बन जाते हैं। जब ये आपके एडिंग्स बन जाते हैं, तब आपने इसको क्या करना है, इसको ब्लैक मार्कर से लिखना है। सपोज कि अभी ये आपने एक सवाल लिखा, सवाल में शुरू में एडिंग लिखा, फिर उसके बाद ये सब एडिंग्स लिखे। इसके बाद आपने क्या करना है, सपोज कि ये आपका पहला है 1.1, यहाँ पे आपने ब्लैक पेन से लिखा था, यहाँ पे आपने क्या करना है 1.1, और इसको बोल्ड करके ब्लैक मार्कर से आपने लिखना है। नंबर थर्ड पे है, पहले आपने ब्लू मार्कर का इस्तेमाल किया, फिर ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया, फिर आपका जो सब हेडिंग है आपने उसे फिर से ब्लैक मार्कर में लिखना है, और फिर उसके बाद जो आपका रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है आपने इसे ब्लू पेन से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, ब्लू पेन से सॉल्व करना है, इस तरह। सो याद रखना, जब कभी भी आप अपना सब हेडिंग के बाद या मेन हेडिंग के बाद आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, तो हमेशा आपने एक स्पेस देना है, एक स्पेस देना है, एक खाली जगह छोड़ना है। फिर उसके बाद आप सपोज इतना स्पेस लाजमी होना चाहिए आपके सवाल में, दो तीन वर्ड का स्पेस छोड़ के, फिर कैपिटल लेटर से, किस चीज से, कैपिटल लेटर से आपने अपना सवाल शुरू करना है। जो सब एडिंग होंगे ब्लैक में आपने उसको मार्कर से लिखना है। अगर से यहाँ पे जो एडिंग है, एडिंग का जो आपने ब्लू पॉइंट्स लिख रहे हो, तो उसमें सिर्फ आपने ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है। अभी जब आप अपने सवाल सॉल्व करते हो और दरमियान में आपने कोई रेफरेंस देना है, या किसी चीज के बारे में डिस्कस करना है, या किसी पॉइंट के बारे में अंडरलाइन करना है, या आपके पास कोई डेट है, सपोज कि आप कोई डेट शो कर रहे हो, या कोई पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हो, व्हाटएवर, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उसको आपने ब्लैक में मेंशन करना है, ब्लैक पेन में। किस चीज में मेंशन करना है, ब्लैक पेन में। तो ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट था, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपने ब्लू पेन कहां पे इस्तेमाल करना है और ब्लैक पेन कहां पे इस्तेमाल करना है। तो जो ब्लैक पेन है उसमें आपने मेन एडिंग में इस्तेमाल करना है, और ब्लैक मार्कर सब एडिंग में इस्तेमाल करना है। और इसी तरह जो ब्लू पेन है जनरली आप इस्तेमाल करना है, लेकिन दरमियान में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, फिगर है, तो आपने उसको ब्लैक पेन में लिखना है। तो ये चार हमारे यहाँ पे चीजें थी। और इसके बाद नेक्स्ट वन है, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन टेक्निक से रिलेटेड। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि कलर ऑफ पेन्स आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। अभी नंबर थर्ड है, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंटेशन टेक्निक। तो जो प्रेजेंटेशन टेक्निक है वो क्या होता है। प्रेजेंटेशन टेक्निक में हमेशा जब कभी भी आपके पास कोई सवाल आ जाए, आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। नंबर वन, आपने कोशिश यही करना है कि जब कभी भी आपके पास नया सवाल आ जाए, और जो उस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, नंबर थर्ड हेडिंग, जिसे हम कभी डिस्कस कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपको लो से हाई स्कोर की तरफ ले जा सकता है। वो ये है कि जब कभी भी आपने आपने सॉल्व अटेम्प्ट करना है, तो नंबर वन आपने ये करना है कि हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करो। कोशिश यही करो कि आपका पेज क्या हो, न्यू पेज। आप हमेशा पेज नया पेज से स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप नया पेज स्टार्ट करेंगे तब आपका आंसर एक बैलेंस्ड फॉर्म में होगा। और जब कभी भी आप स्टार्ट करते हो नया पेज में, सबसे पहले जो पहला आपका चीज होगा वो होगा इंट्रोडक्शन का। किस चीज का होगा, इंट्रोडक्शन का। आपने नंबर वन लिख के इंट्रोडक्शन लिखना है इसमें। पहला काम आपने क्या करना है, नंबर वन लिख के आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपने 7 से 8 जुमले जनरली टॉपिक को टच करना है आपने, ना ही आपने उसमें डेफिनेशन लिखना है, ना ही कोई एग्जांपल लिखना है, ना ही उसमें कोई डिटेल में कोई डेट फिगर कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ किसी भी रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, सपोज कि वो एजुकेशन के बारे में है, आपने जनरली एक व्यू दिया एजुकेशन का, या एक बैकग्राउंड से लेकर अब तक जो हुआ है वही आपने दिया। ऐसे करप्शन को हो गया, आपने जनरली एक व्यू दिया, लॉ का हो गया, या थॉट्स का हो गया, या नेग्लिजेंस का हो गया, या कोई भी अदर टॉपिक हो गया। सिर्फ आपने क्या करना है, एक उसका जनरल व्यू करना है कि सपोज कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, एंड वी मस्ट गेट एजुकेशन, एंड एजुकेशन इज डिफरेंट कीज एंड डिफरेंट फॉर्म्स, एंड वी शुड प्रैक्टिस ऑन देम। सो आपने ऐसे एक छोटा सा स्लाइड सा आपने एक टच देना है अपने टॉपिक को, ना ही आपने उसको डिटेल में डिस्कस करना है। और ये जो आपका इंट्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ होगा वो आप इस तरह यहाँ से स्टार्ट करना है, और आपकी कोशिश ये करना है कि जो आपके इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हो तकरीबन 7-8 लाइन तक वो पहुंचे, 7-8 लाइन या उससे भी ज्यादा, मैक्सिमम 10 लाइन तक आपका ये पैराग्राफ
पहुंचे। इसके बाद आपने जैसे ये किया, फिर नेक्स्ट वन है नंबर 2, आपने डालना है वो है डेफिनेशन। अभी अगर आपको याद है, अभी डेफिनेशन में हम लोगों को पहले भी कहा था कि ये जो दो चीजें हैं, आपने इसको किस चीज में लिखना है, ब्लू मार्कर में, ब्लू मार्कर में आपने इसको लिखना है। इसके बाद डेफिनेशन के बाद अगर आपको दो तीन डेफिनेशंस आते हैं, दो तीन डेफिनेशंस आते हैं, तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था वीडियो के शुरू में कि जो मेन हेडिंग होगा वो ब्लू पेन में होगा, लेकिन जो सब हेडिंग्स होंगे वो किस चीज में होंगे, ब्लैक पेन में या ब्लैक मार्कर में होंगे। तो अभी जो मेन हेडिंग के बाद आपने सब हेडिंग्स डाले हैं, सपोज कि आपको दो तीन पर्सनालिटीज की डेफिनेशंस याद है, सो आपने इस सिचुएशन में क्या करना है, सपोज कि हमने मेन हेडिंग डाला डेफिनेशन का, फिर आपने लिखना है 2.1, जो आपके पास हेडिंग है, सपोज कि 2.1 में जो भी आपको याद है, कोई भी पर्सनालिटी से रिलेटेड, कोई भी पर्सनालिटी, अगर सपोज कि पॉलिटिकल साइंस का आप लेक्चर सॉल्व अटेम्प्ट कर रहे हो और वहां पे आपको अरिस्टोटल याद है, सोक्रेटिस याद है, तो जो आप फिर आप 2.1 में डाल के यहाँ पे जो पर्सनालिटी है, सपोज कि इस अरिस्टोटल जिस तरह डिस्कस करता है, आपने वो डिस्कस करना है। फिर 2.2 में प्लाटो जिस तरह कहता है पॉलिटिकल साइंस के बारे में या स्टेट के बारे में या गवर्नमेंट के बारे में, आपने उसको कैसे डिस्कस करना है। 2.3 में सपोज कि जॉन लॉक है, वो किस तरह डिस्कस करता है, आपने वही एडिंग देना है। तो डेफिनेशन के बाद आपने ब्लैक मार्कर में इस तरह 2.1, 2.2, 2.3 में एडिंग्स डाल के और फिर आपने ब्लू पेन से ये सॉल्व करना है। इसके बाद नंबर थर्ड स्टेज है पेपर प्रेजेंटेशन का, वो है कि आपने क्या करना है, एसेंशियल्स। अभी जो भी टॉपिक हो उसमें कुछ एसेंशियल्स होते हैं, तो आपने एसेंशियल्स का, अगर से आपके टॉपिक में मौजूद है, अभी सपोज कि स्टेट के क्या एसेंशियल्स है, गवर्नमेंट उसके क्या एसेंशियल्स है, एजुकेशन उसके क्या एसेंशियल्स है, अगर कुछ टीचर है उसके क्या एसेंशियल्स है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक स्टूडेंट है उसके क्या एसेंशियल्स है, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो जो आपके एसेंशियल्स है आपने उसको डिस्कस करना है, ऐसे 0.1, 0.2 और पॉइंट वाइज भी आप डिस्कस कर सकते हो या जनरली, क्योंकि एसेंशियल्स है। आपने इसके दो तरीके हैं, एक तो है अगर आपके पास लिमिटेड नॉलेज है तो आप उसको पैराग्राफ वाइज में लिखिए, यहाँ से शुरू करें, एक 5, 7, 8 लाइन का पैराग्राफ लिखिए। अगर से आपके पास नॉलेज ज्यादा है और आप टीचर को इंप्रेस करना चाहते हो, फिर आप यहाँ पे लिखिए 3.1 और ब्लू में लिखिए, क्योंकि आप इसमें पैराग्राफ लिख रहे हो तो आपने इसमें ब्लू में लिखना है और इसी तरह आपने इसको कंटिन्यू करना है 3-4 पॉइंट्स के साथ। या आप इसको इस तरह भी नहीं कर सकते हो, तो जनरली आप ब्लू फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो इस तरीके करके। इसके बाद सेशन के बाद नंबर 4 पे आता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी हर एक चीज का इंपॉर्टेंस होता है, आप कोई भी टॉपिक ले ले, किसी भी टॉपिक का, कोई भी सब्जेक्ट का, तो उसका वो एक इंपॉर्टेंस होता है। इंपॉर्टेंस किस लिहाज से, सोसाइटी के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंस है, जिसके हम कहते हैं माशरे के लिहाज से क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन बींग्स के लिहाज से क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वर्ल्ड वाइड इसका क्या इंपॉर्टेंस है, दुनिया में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे मुल्क में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप उसके कोशिश ये करें कि जितना भी एंगल्स हो गए, डिफरेंट एंगल्स में आप उसके इंपॉर्टेंस को डिस्कस करें, ये आपको एक पॉजिटिव एज देता है। इसके बाद आपने ये डिस्कस किया, फिर नंबर 5 में आप डिस्कस करें एग्जांपल्स। कोशिश करें हर एक टॉपिक का एक एग्जांपल आप लाजमी याद करें, ये एग्जांपल आपको बहुत ही ज्यादा एज देता है नंबर गेन करने में। तो फिर इसके बाद एक एग्जांपल का एडिंग लिख के जो आपको एग्जांपल आता है आप वो एक एग्जांपल दे दें। फिर इसके बाद अगर आप लॉ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं या आपके पास लॉ का नॉलेज है, तो एग्जांपल के साथ एक केस लॉ भी डिस्कस करें या एक केस लॉ का भी रेफरेंस दे दें। अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे भी अगर बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेशन भी डिस्कस करें। और अगर कोई सेक्शन बता रहा है किसी चीज से रिलेटेड, कोई एक्ट बता रहा है, कोई कानून बता रहा है, आप उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आपके ये सारी चीजें हो गए और अगर टीचर ने आपको पढ़ाया था, अदर देन दिस के काइंड्स क्या है, नंबर 6 में आप डिस्कस कर सकते हो कि काइंड्स या टाइप्स वो आपको आते हैं, तो वो भी फर्दर आप इस तरह डिस्कस कर सकते हैं। और फिर लास्ट में नंबर 7 में आपने क्या करना है, इसको कंक्लूड करना है, कंक्लूजन का एडिंग देना है। और एडिंग के देने के बाद
बी आपने जैसे कि इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा होता है, वो 10 लाइन का होता है, तो आपने हर एक सवाल को कंक्लूड करना है और कंक्लूड में मैक्सिमम 7 से 6 या 8 लाइन का आपका कंक्लूजन होगा। और कंक्लूजन में आप क्या डिस्कस करोगे, जो आपने सारा कुछ बताया था उसे आप एक चीज में कंक्लूड करोगे, सॉल्व करोगे। तो यहाँ तक था हमारा तीसरा स्टेज जहाँ पे हमने डिस्कस किया पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक। इसके बाद हम चलते हैं टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम हॉल। इससे पहले मैं देखूं मेरा वीडियो चल रहा है या नहीं, आई विल जस्ट कम इन सेकंड्स। Okay, it has already taken 20 minutes, 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, but I have to complete it. It may take more times, but it's not a problem if you know it and if you enjoy it, so it's fine. Otherwise, again, it's not an issue. Okay, next one है टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम हॉल। अभी स्टूडेंट्स के पास नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है कि वो एग्जाम हॉल में अपने टाइम को बैलेंस नहीं कर पाते हैं या वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये है, क्योंकि अभी टाइम 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि 5 मिनट में सारा जो टॉपिक्स है उसको कवर कर सकूं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप स्कोर को देखिए कि कितने नंबर का, सपोज कि 20 नंबर का सवाल है, 15 नंबर का सवाल है, 10 नंबर का सवाल है, तो जितना नंबर का आपका सवाल होगा तो वो अपने जवाब भी उतने ही नंबर का लिखना होता है। हमारे यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट को अगर एक सवाल आ रहा है तो वो उस पर 1 घंटा जाया करता है और बाकी 3 सवालों पे वो सिर्फ 2 घंटे या 1.5 घंटे उसको मिलते हैं, जिसकी वजह से उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोशिश ये करें एग्जाम से पहले 1-2 दफा एक मॉक एग्जाम्स अटेम्प्ट करें और उसमें आपने देखिए कि अपने आपकी क्वालिटीज क्या है, आपके पास पोटेंशियल कितना है, आप एक सवाल को कितना कह सकते हो और कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हो। और इसके बाद आपके पास जो सब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स है या एमसीक्यूज जिसे कहते हैं, पहले आप सपोज कि पेपर 3 घंटे का होता है तो आप अपना आधा घंटे पहले से एमसीक्यूज के लिए रख ले कि शुरू में कि मैं जैसे मुझे पेपर मिला मैं आधा घंटे में एमसीक्यू सॉल्व करूंगा और बाकी मेरे 2.5 घंटे बच गए, 2.5 घंटे को डिवाइड करो, शुरू में डिवाइड करो अपने माइंड सेट में कि मैं एक सवाल को मैं 40 मिनट दूंगा या 35 मिनट दूंगा या 30 मिनट दूंगा। तो फिर अपने पास एक टाइमर रखें और या टाइमर या स्टॉप वॉच, तो आप अपना वो स्टॉप वॉच ऑन करें और कोशिश ये करें कि 30 मिनट में आपने वो सवाल सॉल्व करना है। अगर इस 30 मिनट में वो सॉल्व नहीं होता है, आपके पास 30 मिनट पूरे हो गए फिर भी आपका वो सवाल रह रहा है, फिर बस 2 मिनट में या 1 मिनट में बस उसी सवाल को कंक्लूड करो। इसमें ये होगा कि आपका जो टाइम होगा वो बैलेंस्ड होगा और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। फिर उसके बाद है मेकिंग अ बैलेंस पेपर। मेकिंग अ बैलेंस पेपर से ये मुराद है, जैसे कि मैंने आपको कहा टाइम मैनेजमेंट में कोशिश ये करें कि आपको एक सवाल आता भी है उसको भी इतना तरीके उसका भी वेटेज ना होना चाहिए। अगर से आपको कोई सवाल नहीं आता है तो उसको भी आप बढ़ा दें, लेकिन इसमें आप अपना टाइम को ज़ाया नहीं कर रहे। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और दूसरे को बहुत ही कम इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर खराब हो जाता है और जिसकी वजह से उनका एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो आप ये करें कि आपको जो सवाल आता है उसको पहला करें, फिर उसके बाद जो नहीं आता है उसको दूसरा करें, फिर जो आता है उसको तीसरा करें, फिर जो नहीं आता है उसको चौथा करें। इसमें ये होगा कि आपका जो पेपर होगा वो एक बैलेंस्ड फॉर्म में होगा और टीचर को इतना समझ में नहीं है कि किसको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है या कौन सा क्वेश्चन आता है। फिर लास्ट वन में हमारा कि सॉल्विंग मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस के आप मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हो। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि एक क्वेश्चन जिसके 3-4 एंगल है, आप उसको किस तरह कंपेयर करेंगे। सपोज कि एक क्वेश्चन है जो डिस्कस करता है कि सपोज कि अभी मैं एक लॉयर हूं, मैं एलएलबी को पढ़ाता हूं, तो वहां पे सपोज कि मैं एक क्वेश्चन में दिया है कि डेफिनेशन एंड फ्रॉड। मैंने एक क्वेश्चन दिया है जहाँ पे मैंने डेफिनेशन और फ्रॉड दोनों को एक ही सवाल में दिया है। एक तरफ से मैंने कहा डिस्कस डेफिनेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन एंड फ्रॉड, इस तरह का मेरा क्वेश्चन है। तो आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे, जो मैंने आपको पहले बताया वही टेक्निक है, लेकिन आप इसमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन में पहले दोनों का आपने इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है, फिर उसके बाद आपने इसका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में आपने लिखना है एज टू डेफिनेशन, एज टू डेफिनेशन, एज टू डेफिनेशन में फिर आपने सपोज कि नंबर 1 है, नंबर 1 2.1 डाल के डेफिनेशन का आपने डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके बाद 2.2 डाल के फ्रॉड का आपने डेफिनेशन लिखना है। ऐसे ही फिर एज टू नंबर 3 डाल एज टू एग्जांपल, एज टू एग्जांपल में भी आपने ऐसे ही करना है, पहले इसको डिस्कस करना है फिर उसके बाद इसको डिस्कस करना है और ऐसे ही आपने 3.1 3.2 लिख के लिखना है। फिर ऐसे ही नंबर नेक्स्ट वन है, सपोज कि इफ वी आर गोइंग टुवर्ड असेंशियल्स, तो फिर आपने लिखना है नंबर 4 में
एज टू essentials। एज टू essentials के बाद आपने यही करना है कि डेफिनेशन का हेडिंग देना है, उसका एसेंशियल लिखना है, और फिर उसके बाद फ्रॉड का हेडिंग देके उसके एसेंशियल लिखना है। तो जो आपके पास मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस होंगे, उसका बेहतरीन तरीका सॉल्व करने का ये है कि आपने एस टू एसेंशियल्स, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस जो भी है आपने उसका हेडिंग डाल के फिर सब हेडिंग में जो पहला टॉपिक है उसको डिस्कस करो, फिर दूसरा टॉपिक है उसको डिस्कस करो। वीडियो बहुत ही ज्यादा हो गया, और आई होप you have enjoyed it and I hope you have learned new things from it. If you have learned, please comment below and let me know that whether you have improved or not. Thank you very much. Allah Hafiz. Have a good day. Goodbye.